नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आप आज जीपीबी की। और जीपीबी में जो विशेष क्लास हमारी होने वाली है वो विशेष क्लास आज गैस पेपर की होने वाली है। ठीक है, गैस पेपर का सिंपल सा मैं आपको अर्थ समझा देता हूं कि हम क्या करते हैं। जो आपके पुराने पेपर्स हैं उनको देखते हैं, आपके सिलेबस को देखते हैं और फिर जो हमारा आईक्यू है उसका इस्तेमाल करके आपके लिए एक बढ़िया सा अच्छा सा पेपर तैयार करते हैं कि यहां से क्वेश्चन उठने की जो संभावना है वो ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन अब की बार आ सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी भाई इतना कंटिन्यू काम करते हुए, इसी फील्ड में काम करते हुए हो गया तो लगभग अनुभव भी हो चुका है कि कौन से क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उसी आधार पे हम क्या करते हैं, आपके लिए गैस पेपर तैयार करते हैं और उस गैस पेपर का हम सॉल्यूशन भी देते हैं। इससे पहले हमने ओल्ड पेपर की एक सीरीज चलाई थी जिसमें सभी ओल्ड पेपर्स की हमने बात की थी, उनका डिस्कशन किया था। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं गैस पेपर्स की। तो एक बार मैं थोड़ा आपको पैटर्न बता देता हूं और उसके बाद में हम इनका जो है सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपकी को ये पीडीएफ मिलेगी वो आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। ठीक है, जहां पर आपको बीएससी का लगभग सारा ही कंटेंट मिलता है, उसी कंटेंट में आपको अलग से फोल्डर दिख जाएगा जिसमें सभी गैस पेपर आपके यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें थी। इसके अलावा आप यदि सॉल्यूशन अभी तक आपने नहीं देखा है तो सॉल्यूशन से रिलेटेड हमने पहले ही सभी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड है। ठीक है, तो उनको आप आराम से वहां जाकर देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा काम करते हैं। और पहला हमारा रहने वाला है प्लांट बिल्डिंग का गैस पेपर। ठीक है, प्लांट बिल्डिंग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी हम बात करने वाले हैं और उनका बाद में क्या देखेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके आती है डेफिनेशंस। ठीक है, क्या आती है, डेफिनेशंस आती है। और डेफिनेशंस में हम ये कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनमें देखो, डेफिनेशन से क्या होता है, कभी कभी जो है आपके एक तो बड़ा क्वेश्चंस भी बन जाते हैं तो वहां पर भी ये काम में आती है। ठीक है, और मान लो बाई चांस से उस चीज से रिलेटेड, ठीक है, यदि आपके बड़े क्वेश्चन बनते हैं और डेफिनेशन नहीं भी पूछते हैं तो भी आप डेफिनेशन लिख के आया करो, ताकि जो है एक अच्छा इंप्रेशन, पॉजिटिव इंप्रेशन आपकी तरफ से दिखाई दे। ठीक है, तो डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है, सभी चीजों को देखा करो। जो जितनी भी डेफिनेशंस है उनको अच्छे से याद किया करो। यदि हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें तो एक तो हेटेरोसिस या इसी की जगह इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दोनों चीजें जो है विपरीत चीजें हैं, तो ध्यान रखना। इन यहां से आपके एक क्वेश्चन जो है हम कहते हैं अंतर वाला, डिफरेंस वाला भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हेटेरोसिस अलग चीज है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन अलग चीज है। इस चीज की बात हमने वहां पर ओल्ड पेपर्स में भी की थी, वहां पर भी मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया था कि यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, वही बात मैं दोबारा कह रहा हूं, परिभाषा के रूप में भी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और साथ में यदि हम इनमें डिफरेंस देखें तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी इनकी और बात करेंगे। उसके बाद में आता है मेल स्टेरिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट है। एमएएस काफी इंपॉर्टेंट है। पोलिप्लॉइडी की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन के रूप में। एपोमिक्सिस हो गया, एक्लाइमेटाइजेशन हो गया और डोमेस्टिकेशन हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहने वाली है, इनकी अभी हम बात करेंगे। इसके बाद में आपके दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंशिएट से, यानी कि डिफरेंस बताने होते हैं आपको। दो चीजें होती हैं, उनमें अधिकतर क्या करना होता है, जो डिफरेंस है वो तैयार करना होता है। यहां पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, जो पिछले पेपर थे उनमें हमने देखा तो हमने ये पाया कि लगभग 2 से 3 बार या 4 बार, 5 साल के जो पेपर्स हैं उनमें 3-4 बार तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है वो आई हुई है। इसके अलावा इसी में आपको एक और इंपॉर्टेंट जो अंतर है वो देखने को मिलता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है ना, यहां पर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपके जीपीबी के जितने भी कोर्स होने वाले हैं, बाद में होने वाले हैं, पहले हो चुके हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे वो क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात हो, चाहे वो आपके जो हम कहते हैं कि फार्मर्स राइट्स की बात हो, वहां पर वाला जो कोर्स है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका मतलब जहां पर भी जीपीबी की बात होती है वहां पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से दोनों से अंतर, या मान लो परिभाषा के रूप में भी भाई क्वालिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये तीनों चीजें, एक तो सिंथेटिक वेराइटी क्या होती है,
कंपोजिट वेराइटी क्या होती है और हाइब्रिड वेराइटी क्या होती है, तीनों में अंतर। जैसे मान लो सिंथेटिक दे दिया उसके साथ में हाइब्रिड दे दिया, ठीक है, कंपोजिट दे दिया उसके साथ में हाइब्रिड दे दिया, या हाइब्रिड के साथ में सिंथेटिक दे दिया। इस प्रकार से जो है तीनों में से एक क्वेश्चन हमेशा तैयार रहता है और ये आता है। तो इन तीनों चीजों को आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियरली क्या करना है, अंतर इनमें तैयार करने हैं आपको, ठीक है, वो अभी आपको कंटेंट के रूप में मिल जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल के रूप के लिए भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एक जो है क्वेश्चन भी तैयार किया है आपके लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वैसे आपने ओल्ड पेपर देखे होंगे तो वहां पर आपको ये आइडिया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, फिर भी एक बार यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान देना है। जैसे मान लो प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य से और उनके जो हमने जितनी भी चीजें खोजी है यानी कि जो मुख्य उपलब्धियां हैं उनसे यदि क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, जैसे पौध प्रजनन को परिभाषित करें, ठीक है, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग की आपको डेफिनेशन देनी है, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं, ठीक है, कृषि में उनका योगदान बताना है और साथ में पौध प्रजनन की कुछ उपलब्धियों की भी बात करनी है, जो अचीवमेंट्स है उनकी भी बात करनी है। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन जो है आपके छठे में या सातवीं क्वेश्चन में जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। यहां पर ध्यान देना है आपको, यदि हम शॉर्ट नोट्स की बात करें तो उनमें एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहता है जो आपका प्योर लाइन थ्योरी है, वहां से उठता है, एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन की बहुत ही बढ़िया परिभाषा पूछी जाती है, इसकी स्टेप्स इतनी इंपॉर्टेंट है और इन स्टेप्स से तो आप ऐसे मान के चलो इमास्कुलेशन हो गया, पोलिनेशन हो गया, बेगिंग हो गया, टैगिंग हो गया, इनसे तो कभी भी परिभाषा के रूप में भी छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। हम कहते हैं जब भी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं सबसे पहले हम जनकों का जो पेरेंट्स है उनका सिलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम इमास्कुलेशन करवाते हैं, इमास्कुलेशन के बाद में पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में हम कहते हैं कि बेगिंग टैगिंग भी करवाते हैं, ठीक है, और साथ में फिर लास्ट में चल के हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेप्स है ये भी आपको पूछी जाती है और यहाँ से इमास्कुलेशन की जो परिभाषा है ना दोस्तों वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो उसको भी आप ध्यान रखोगे हाइब्रिडाइजेशन में। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपके लास्ट में दो जो टॉपिक है वो इसी से आईपीआर से दे रखे हैं। आईपीआर होता क्या है, तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज राइट्स हैं उनकी बात होती है, कि जो बौद्धिक संपदा के अधिकार हैं उनकी बातें, तो उनसे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन यहाँ से जो है छोटा हम ये कह सकते हैं टिप्पणी के रूप में बन सकता है और पहले आया हुआ भी है, एक दो जो पेपर्स है उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम आ जाते हैं जो आपका छठा और सातवां क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं भाई लॉन्ग टाइप फर्स्ट और लॉन्ग टाइप सेकंड। यानी कि फर्स्ट में तो आपको क्या करना होता है, वो तीन क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंटली क्या होते हैं, तीन क्वेश्चन आते हैं और उनमें से आपको दो करने होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, एक तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की परिभाषा पूछ ली, इसके साथ में सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की जो टाइप्स है उनकी बात कर ली और एग्रीकल्चर में इनके इंपॉर्टेंस की भी बात कर ली, तो इस प्रकार से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर आ गया कि क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स है उनमें अलग अलग जो ब्रीडिंग के मेथड्स है उनको समझाइए। क्या है ये, कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ब्रीडिंग मेथड्स को समझाना है, तो वो बात भी आपको ध्यान रखनी है, ब्रीडिंग मेथड्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज आप ऐड कर लेना। इसके बाद में आता है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है और उसकी एक्टिविटीज को समझाइए, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है आपके लॉन्ग टाइप में ही ये देखने को मिलेगा। हालांकि ये बातें हैं कि क्योंकि हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर आएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि मान लो जिसको हमने छठे और सातवें क्वेश्चन में रखा वो स्टार्टिंग में आ जाए, अंतर में आ जाए या पांचवें में आ जाए, ठीक है, और जो हमने पांचवें में रखा वो छठे सातवें में आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ये बात आपके ध्यान से चलो, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं मेल स्टेरिलिटी की, ठीक है। आगे क्या करेंगे, मेल स्टेरिलिटी से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और मेल स्टेरिलिटी के तीनों प्रकार है, उनमें से भी जो आपके साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है आपको, ठीक है। जब हम क्लास कर रहे थे उसमें भी एप वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता होगा,
क्लास में बहुत अच्छे से कवर करवाया है, इसके बावजूद भी हमने जब पेपर सॉल्यूशन किया था तब भी इसको बहुत अच्छे से कवर करवाया है, और आज हम दोबारा से इसको एक बार और कवर कर लेंगे। और ये जो आपके CGMS है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, हाइब्रिड बनाने में करते हैं, ठीक है। तो उसको भी हमने देखा था कि ABR लाइन का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, तो ABR लाइन को भी आज हम देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ में ही सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट मेथड कौन कौन से हैं इंप्रूवमेंट के, एक्सप्लेन बेक क्रॉस मेथड, बेक क्रॉस को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ड्रोट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, ठीक है, और ड्रोट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड्स काम में लिए जाते हैं उनकी भी हम बात करेंगे, और साथ में हम देखेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है और म्यूटाजन क्या है, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो म्यूटेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ भी है और हम डिस्कस भी इसको करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है बेसिक पेपर था जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये आने वाला है, ठीक है। प्रेडिक्शन है ये, या हम कह सकते हैं कि हम गेस कर रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग ये पेपर आपके दिखने वाला है एग्जाम्स में, ठीक है। अब इस पेपर के हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। क्या पता, वैसे तो अधिकतर चीजें 90% जो चीजें हैं वो हमने पहले ही सॉल्व करवा दी है, चाहे ओल्ड पेपर्स हो उनमें सॉल्व करवा दी। इसके अलावा हमने बात की थी जो एप वाले बच्चे हैं उनको पूरा सिलेबस का कवर करवाया हुआ है, तो उसमें तो सारी चीजें कवर हो ही चुकी है, ठीक है। तो अब इसको एक बार दोबारा से हम जो है एक बार दोबारा देखेंगे ताकि बाई चांस कोई चीज रह जाए तो आपके वो भी कवर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हेटेरोसिस की, ठीक है। हेटेरोसिस होता क्या है, तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो ए और बी मादा जो आपके नर और मादाएं हैं दोनों के मध्य में क्रॉस करवाने से हमें सी संतति जिसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं ना वो प्राप्त होती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो आपके हेटेरोसिस है इसी के कारण इनसे एवरेज में जब हम इनकी यील्ड की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल हम उपज के रूप में ले रहे हैं कि इन दोनों की जो एवरेज यील्ड है वो मान लो 10 क्विंटल है, लेकिन ये जो संतति है इसकी इनके एवरेज से भी ज्यादा यील्ड आ जाए या किसी भी गुण में ये ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा बढ़ जाए, तो वो किसके कारण होता है, वो हेटेरोसिस के कारण होता है। इसको हमें हाइब्रिड विगरनेस भी बोलते हैं, ठीक है। हाइब्रिड ओज की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिससे संकर शक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। हाइब्रिड ओज का मतलब यही होता है, हाइब्रिड हाइब्रिड ओज भी कहते हैं इसको, ओज या विगर, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात होती है, वह प्रक्रिया है जिसमें संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति अपने माता पिता की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती है, ठीक है। चाहे किसी भी गुण में बेहतर प्रदर्शन करे लेकिन वो बेहतर दिखाई देती है, ठीक है। चाहे उपज में ले लो, चाहे रेजिस्टेंस में ले लो, चाहे सूखे के प्रति रेजिस्टेंस ले लो, चाहे वो हाइट में ले लो, किसी भी वे में यदि वो ज्यादा दिखाई देती है, अच्छी दिखाई देती है, तो उसको हेटेरोसिस, उस गुण को हम हेटेरोसिस कहते हैं। यह अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक और अन्य गुणों में वृद्धि प्रदान करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो है उपज अधिक दिखाई देती है, कभी रोगों के प्रति लड़ने की जो क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा होता रहता है और इस चीज को हम हेटेरोसिस कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो हाइब्रिडाइजेशन का ही एक गुण है हेटेरोसिस, इसके जस्ट विपरीत है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया क्रॉस करवाना, ठीक है भाई, दो प्लांट्स है, दोनों अलग हैं, दोनों के मध्य हमने क्रॉस करवाया है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। लेकिन इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन है इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। का क्या होता है, ध्यान देना है। इसमें होगा क्या कि जब हम स्वपरागित, आत्म प्रजनन का मतलब क्या हुआ, जब हम स्वपरागित फसलों के मध्य लगातार कंटिन्यू स्वपरागण होता रहता है, तो कंटिन्यू स्वपरागण होने की वजह से कुछ गुण उनके डाउन चले जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, मान लो कभी कभी वेराइटी की जो उपज है वो धीरे धीरे घटती रहती है, ठीक है, उनकी और जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे घटती रहती है, तो स्वपरागित फसलों में ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता कम होती है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उपज वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट आती है, ठीक है। जस्ट उल्टी है, हेटेरोसिस की जस्ट क्या है, उल्टी है। हेटेरोसिस में हम क्या कह रहे थे,
तो ये बातें हैं, ये क्या है, जस्ट उल्टा है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, जस्ट उल्टा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं मेल स्टेरिलिटी की। मेल स्टेरिलिटी में हम ये कहेंगे नरभांजपन एक ऐसी स्थिति है जिसमें पौधों में पराग कण का निर्माण नहीं होता है, पराग कण सक्रिय नहीं होते हैं। देखो निर्माण तो कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी में जो निर्माण है वो तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपके पोलन ग्रेन्स है, जो परागकण है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो जो है वर्तिका को मुख्य रूप से निषेचित कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है, वो कैपेसिटी ही नहीं रहती है उनमें। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, जिससे स्व प्रजनन असंभव हो जाता है। स्व प्रजनन का मतलब हो गया जो स्व परागण होता है वो असंभव हो जाता है। इसे संकरण के लिए सहायता के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि हमें संकरण करवाना है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, तो उपयोग किसका करते हैं, मेल स्टेरिलिटी का करते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं चाहे हाइब्रिड बाजरा बनाना हो, चाहे हाइब्रिड जो आपके कस्टर है वो बनाना हो, ठीक है, हाइब्रिड सोरगम तैयार करना हो, इन सब में कहीं ना कहीं मेल स्टेरिलिटी का यूज होता है, ठीक है। तो इसकी हम आगे और अच्छे से चर्चा करेंगे। आपके एमएएस क्या है, तो मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन। अब देखो ये मार्कर क्या होते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। मार्कर का मतलब होता है ये एक तरह के जेनेटिक जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डीएनए में उस भाग को पहचानने का काम करते हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। डीएनए का सीक्वेंस काफी छोटा होता है, तो इंसानों के लिए उसे पहचानना थोड़ा सा असंभव हो जाता है, तो फिर वहां पर हम मार्कर जो है आपके इनका इस्तेमाल करते हैं, मार्कर्स का, ठीक है। तो मार्कर सहायक चयन एक आधुनिक तकनीक है जिसमें आनुवंशिक मार्करों का उपयोग करके वांछित गुणों वाले पौधों का चयन किया जाता है। यह पौध प्रजनन को तेज और सटीक बना देता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो गुण हमें चाहिए, वांछित गुणों वाले जो जीन है उनको पहचानने में सहायता करता है, उनकी पहचान करता है, उनको हमें बताता है, और हम उनको निकालकर दूसरी जगह क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके एमएएस होता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में पोलिप्लॉइडी आ जाती है। पोलिप्लॉइडी में हम क्या बोल रहे थे कि वह स्थिति जिसमें कोशिका में सामान्य से अधिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। सामान्य 2n बराबर हम कहते हैं, मान लो किसी पौधे में 40 है, इसका मतलब 2n बराबर क्या हो गए, 40 हो गए, n बराबर 20 हो गए। ये आपके सामान्य स्थिति है, चाहे डाइप्लॉइड में ले लो चाहे हेप्लॉइड में ले लो, ठीक है। अब इस सामान्य स्थिति से गुणसूत्र या तो गुणा में बढ़ जाए, ठीक है, 40 की जगह 80 हो जाए, 4n हो जाए, ठीक है, या मान लो 2 4 6 8 इतने बढ़ जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, गुणसूत्रों की संख्या सामान्य न रहकर उससे ज्यादा या कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी वह स्थिति है जिसमें कोशिका में सामान्य से अधिक गुणसूत्र होते हैं। यह पौधों में अधिक उपज, आकार और गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयोग होते हैं, ठीक है। तो सामान्य से ज्यादा गुणसूत्र हो जाएंगे, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। इसको हम आगे चल के दो भागों में बांटते हैं, हम ये कहते हैं यूप्लॉइडी होता है, एनप्लॉइडी होता है, ठीक है। दोनों का हम उपयोग इसमें करते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है अपोमिक्सिस। तो अपोमिक्सिस एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, यहाँ पर ध्यान देना है, अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, जिसमें बीज बिना निषेचन के बनते हैं, ठीक है। बीज तो बनते हैं, हम ये कहते हैं बिना बीज वाले यदि फल बनते हैं तो उनको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं, लेकिन इनको पार्थेनोकार्पी क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीज तो बन रहे हैं लेकिन वो बिना निषेचन के फलस्वरूप बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनमें नर और मादा का कोई रोल नहीं है, सिर्फ जो आपकी मादा है उससे ही बीज तैयार हो जाते हैं, ओवरी से ही, ठीक है। यह समान गुणों वाले संतानों के उत्पादन में सहायक होते हैं, क्योंकि एक ही जो पादप है उससे प्राप्त हो रहे हैं तो फिर समान ही रहेंगे, चेंज कैसे होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में। तो एपोमिक्सिस में और पार्थेनोकार्पी में क्या अंतर है, तो पार्थेनोकार्पी में बीज नहीं बनते हैं, ठीक है, और बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर बीज तो बनेंगे लेकिन वो बिना निषेचन के तैयार होंगे। तो ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है, पूछ भी सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुकूलन एक्लाइमेटाइजेशन की, ठीक है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें एक पौधा नए पर्यावरणीय या जलवायु परिस्थितियों में जीवित रहने और फूलने फलने के लिए अपने आप को ढालता है। आगे बात समझ में। मान लो ये मुख्य रूप से हम उपयोग में कहाँ लेते हैं, जो आपका प्लांट इंट्रोडक्शन है, ठीक है, पादप पुनर्स्थापन है, उसमें हम दूसरी जगह से कोई नई वेराइटी लेकर हमारे वाले
इलाके में लाकर उसको उगाते हैं, तो वो वैरायटी ये जरूरी हो जाती है कि वो यहाँ आकर अनुकूलित हो जाए, यहाँ आकर वो क्या हो जाए, इस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल ले। यदि वो ऐसा कर पाती है तो उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, डोमेस्टिकेशन की बात करें तो जब हम पहली बार, ठीक है, जब हम इसको देखो ग्रामीण कहते हैं, ये ध्यान रखो आप, ग्रामीण कहेंगे इसको, इसको काट लेना आप, सीधा सीधा इसको ग्रामीण ही कहते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण वह प्रक्रिया है जिसमें जंगली पौधों को या जानवरों को हम नियंत्रित परिस्थितियों, कृषि व अन्य उद्देश्यों के लिए अनुकूलित किया जाता है। यानी कि क्या करते हैं, जो जंगलों वाले पेड़ पौधे हैं उनको यदि जो इंसान है वो अपने मैनेजमेंट में उगाना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है, उनमें खाद देंगे, उनमें जो है हम कहते हैं कि खेतों में उनको उगाएंगे, उनमें खरपतवारों को नष्ट करेंगे, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे तो वो आपके क्या कहलाएगा, ग्रामीण कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है डोमेस्टिकेशन, ध्यान रखना है इसका भी। इसके बाद में डिफरेंस आ जाते हैं, डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले जो डिफरेंस आता है वो है आपका वर्टिकल रेजिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या होती है दोनों, बहुत ही इजी चीजें हैं। पहली बात तो रेजिस्टेंस क्या होता है इसको समझ लो। रेजिस्टेंस का मतलब है किसी भी स्ट्रेस के प्रति, ठीक है, जो विकार है जो कि ग्रोथ को रोक रहा है उसके प्रति लड़ने की क्षमता। ठीक है, मान लो कोई रोग है तो रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता, कोई ज्यादा टेम्परेचर है तो उसको सहन करने की क्षमता, ठीक है, लू चल रही है, पाला गिर रहा है उसको सहन करने की क्षमता, कम पानी है उसको सहन करने की क्षमता। तो ये जो क्षमताएं होती है, ठीक है, इनको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये आपके जो दो प्रकार की रेजिस्टेंस है ये मुख्य रूप से डिजीज में देखी जाती है, डिजीज के प्रति जो रेजिस्टेंस होती है पौधों में उनमें देखी जाती है। ठीक है, होता क्या है, तो किसी विशेष रोगजनक या उसकी कुछ नस्लों के खिलाफ, ठीक है, जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होगी वो या तो कोई भी एक रोगजनक के प्रति होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपका हम कहते हैं विल्ट है, अब विल्ट को प्रभावित मुख्य रूप से कौन करता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ठीक है, तो ये सिर्फ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के लिए ही रेजिस्टेंस रहेगी। ठीक है, यदि हम वर्टिकल रेजिस्टेंस डालेंगे किसी पौधे में और वो हम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के लिए डाल रहे हैं तो ये सिर्फ उसी को कंट्रोल करेगी, दूसरे कोई भी रोग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, यदि आप जो है एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पैदा करते हो इसका मतलब लगभग सभी रोग कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, उनमें अदर रोग जो है उससे आसपास की जो स्पीसीज है उनसे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, कई रोगजनकों के खिलाफ आंशिक रूप से प्रभावी होते हैं। इसके बाद में एक दो प्रमुख जीन द्वारा नियंत्रित होता है, ये या तो एक जीन द्वारा यानी कि मोनोजेनिक होगा या फिर ओलिगोजेनिक होगा। ठीक है, या तो मोनोजेनिक होगा या फिर हम क्या कहते हैं कि ओलिगोजेनिक होगा, दोनों चीजें क्या होगी आपके वर्टिकल रेजिस्टेंस में देखी जाएगी। जबकि यहां पर बात करें तो यहां पर ये क्या होगा, पोलीजेनिक होगा दोस्तों। पोलीजेनिक का मतलब कई जीनों के द्वारा कंट्रोल होगा। आ गई बात समझ में, तो कई छोटे प्रभाव वाले जीनों द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल जो है आपके कई जीनों द्वारा कंट्रोल होती है, अधिक स्थायी होती है और लंबे समय तक क्या करती है, पौधे को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, जल्दी ही टूट जाती है भाई, जो एक रोग के प्रति ही क्या है अपने आप में रेजिस्टेंस रखता है तो वो रोग नहीं होगा तो कोई दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे में ये ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गेहूं में पीले रतुआ यानी कि जो रस्ट है के खिलाफ विशिष्ट प्रतिरोध इसकी वजह से आया है, और चावल में जो ब्लास्ट रोग के खिलाफ प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो इसकी वजह से आई है। इसके बाद में आ जाता है आपके सिंथेटिक वेराइटी, आपके कंपोजिट वेराइटी और आपके हाइब्रिड वेराइटी। तीनों को समझ लेते हैं, एक बार बेसिक समझ लो। ठीक है, कंपोजिट का मतलब ये होता है आपने एक खेत उगा रखा है, ठीक है, एक खेत उगा रखा है और उस खेत में से आपने 15-20 अच्छे अच्छे पौधे सेलेक्ट कर लिए और उनको अगली बार उगाना स्टार्ट कर दिया। ये तो बिल्कुल सिंपल जो है प्रोसेस हो गई, आपने अच्छे बीज निकाले, उनको सेलेक्ट किया और उनको अगली बार उगाना प्रारंभ कर दिया। यह हो गया आपके कंपोजिट वेराइटी सिंपल भाषा में। दूसरा सिंथेटिक वेराइटी, सिंथेटिक वेराइटी का मतलब है इतने बड़े खेत में से आपको एक प्लांट बहुत प्यारा लगा, ठीक है, और वो उसके ना डिजीज थी, उसकी उपज भी बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो आपने उसको लिया और उसकी संततियों को बढ़ाया, ठीक है, उसमें जनन करवाया, संततियां बढ़ाई और बढ़ाकर आपने क्या कर लिया, बाद में उगाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़े जो है ज्यादा
बजट वाले हैं, यानी कि थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छा बीज मिल जाएगा। तो ये आपके सिंथेटिक हो गए। इसके बाद में आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, मास्कुलेशन की प्रोसेस करवानी पड़ेगी, और उसके बाद में आपके हाइब्रिड वेराइटी तैयार होगी। और इस वेराइटी को आप एक ही बार यूज में लोगे, उसके बाद में आगे इस वेराइटी को दोबारा से काम में नहीं ले सकते, हाइब्रिड को, ठीक है। इनको आप दोबारा से काम में ले सकते हैं, दोनों को। तो सबसे यदि खर्च की बात करें तो एक बार खर्च की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे कम खर्चा लगेगा और कम ही टाइम लगेगा। आगे बात समझ में, दोनों चीजें। इसमें थोड़ा अधिक खर्चा लगेगा और अधिक ही टाइम लगेगा, और हाइब्रिड में खर्च भी सबसे ज्यादा होगा और टाइम भी सबसे ज्यादा लगेगा, दोनों ही चीजें इसमें ज्यादा है। इसके अलावा किसी एक पंक्ति या शुद्ध किस्म से प्राप्त की जाती है, ठीक है। सिंथेटिक जो होंगी एक पंक्ति या कोई शुद्ध किस्म, ठीक है, एक पौधा हो सकता है, उस पौधे से उगाई हुई एक जो है लाइन हो सकती है, उनसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर खुला परागण वाली विभिन्न किस्मों को मिलाकर, मान लो कोई बाजरा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पौधे आपको दिखाई दे रहे थे, आपने उनमें से 15-20 से अच्छे अच्छे पौधे लिए, उनके जो बाजरा आपको प्राप्त हुआ उसको अगली बार उगाना स्टार्ट कर दिया, तो ये कंपोजिट हो गया। ये दो भिन्न किस्मों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। हाइब्रिड को तो आप जानते ही हो, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप बनते हैं। आंशिक रूप से समान और स्थिर उपज आती है। ये थोड़े लंबे समय तक एक अच्छी उपज देते हैं और स्थिर रहते हैं। अधिक आनुवंशिक विविधता इनमें पाई जाती है, ठीक है। उपज की भी कोई ज्यादा हम गारंटी नहीं दे सकते, एवरेज हम कह सकते हैं, सामान्य उपज प्राप्त होती है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। सामान्य उपज प्राप्त होती है, उपज अधिक होती है। यहाँ पर उपज अधिक होगी, खर्चा अधिक करेंगे तो उपज भी ज्यादा प्राप्त होगी, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है, तो ये मैंने बता ही दिया था आपको। हाइब्रिड जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो हेटेरोसिस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। हेटेरोसिस की वजह से आपको उच्चतम गुण देखने को मिलते हैं संतति में, तो ये बात ध्यान रखना। बीज बचाकर हम दोबारा काम में ले सकते हैं, बीज बचाकर दोबारा बोने में उपज बनी रहती है, ठीक ठाक है। बीज बचाकर दोबारा से काम में नहीं ले सकते, यानी कि उपज यहाँ पर घट जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप खर्च के हिसाब से भी इनमें एक क्लासिफिकेशन और कर सकते हो, एक अंतर आप इनमें और कर सकते हो। इसके बाद में आ जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का मतलब समझो पहले तो। देखो, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि ये क्वांटिटी पे निर्भर करते हैं। किस पे? क्वांटिटी पे। जैसे आपके उपज है, तो उपज को हम कैसे मापते हैं? क्वांटिटी में ही मापते हैं। 2 किलो हो गया, 4 किलो हो गया, 4 क्विंटल, 6 क्विंटल, ठीक है, क्वांटिटी में। तो ये क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हो गया, ठीक है, वो लक्षण हो गया जो कि क्वांटिटी पे निर्भर कर रहा है। फूलों का रंग है, अब फूलों का रंग तो क्वालिटी है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक क्वालिटेटिव ट्रेड्स हो गया। तो इस प्रकार जो आपके क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होते हैं ये पॉलीजेनिक होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव होते हैं वो आपके मोनोजेनिक होते हैं, ठीक है, एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके बाद में एक बात और ध्यान रखो, जो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, जो क्वांटिटी पे निर्भर करता है उस पर पर्यावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव आता है, और जो क्वालिटेटिव है उन पर पर्यावरण का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। ये चीजें आप दिमाग में बिठा लो। यहाँ पर भी ध्यान देखना है, पौधे के लक्षण स्पष्ट होते हैं, जैसे कि फूल का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया। पौधे के लक्षण निरंतर भिन्नता दिखाते हैं, वेरिएशन पाया जाता है, जैसे कि पौधे की ऊंचाई हो गया, उपज हो गया, इनमें वेरिएशन होता रहता है। या कुछ जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, एक या कुछ जीन ओलिगो हो सकते हैं, मोनो हो सकते हैं। यहाँ पर कई जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, हमेशा पॉलीजेनिक ही होते हैं। पर्यावरण का असर इन पे क्या होता है? कम होता है, और इन पे क्या होता है? ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पर क्या है? कम ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप ज्यादा कर लेना, ठीक है, याद करके ही कर लेना। कहीं पे आप जो है वहां पर भी कम ही लिख के आ जाओ। पर्यावरण का प्रभाव यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। पर्यावरण का जो इफेक्ट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तभी तो हम देखते हैं कि उपज, मान लो बारिश नहीं हुई, कॉमन सेंस की बात है भाई, बारिश नहीं हुई, टेम्परेचर ज्यादा चला गया तो उपज थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। बारिश बहुत अच्छी हुई, ठीक है, और एवरेज टेम्परेचर था, इसका मतलब उपज अच्छी हुई। हम कहते हैं ना भाई इस बार तो मौसम बहुत अच्छा है, मतलब बाजरा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा और फसल बहुत अच्छी होगी। तो ये क्या करता है? जो आपका पर्यावरण है उस पर निर्भर करती है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि किसी मटर के मान लो व्हाइट कलर के फूल आ रहे थे, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उसके पीले कलर के फूल आ गए, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्वालिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं? पर ये जो आपका पर्यावरण है उस पर
जो है डिपेंड नहीं रहते, वो अपना गुण दर्शाते हैं चाहे कैसा ही मौसम हो, ठीक है। तो इन पर असर कम होता है और यहाँ पर असर ज्यादा होता है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाते हैं हम अचीवमेंट्स। जो आपके पांचवा क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुका है टिप्पणी वाला, हालांकि इसको हमने पूरा ब्रॉडली बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंस बताइए, इसके अचीवमेंट्स बताइए, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव बताइए। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो पांचवें में भी आ सकता है, छठे में भी आ सकता है, सातवें में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको हमने पूरा ब्रॉडली देखा है। अब यदि पांचवें में पूछता है तो आप छोटा लिख के आ जाना, छठे में पूछता है मिडिल क्लास लिख के आना, और यदि सातवें में पूछता है तो आप पूरा लिख के आओगे, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव में हाई यील्ड होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। डिजीज प्लांट रेजिस्टेंट वेराइटियां बनाते हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस टॉलरेंस होते हैं, ठीक है। इंप्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम इसी में होता है। बार्ले वो अर्ली मैच्योरिटी के लिए काम में लिया जाती है। यूनिफॉर्मिटी, एक यानी कि एक जैसे दिखाई दे, इसके लिए काम में लेते हैं। बायोटिक स्ट्रेसेस रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये सारे इसी के काम है। इकोनॉमिक ट्रेड्स इंप्रूवमेंट करते हैं। ये सारे काम किसके हैं, आपके प्लांट ब्रीडिंग के ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद में अचीवमेंट आ जाते हैं। तो देखो अचीवमेंट दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो अचीवमेंट हम डायरेक्ट एग्जांपल से लिखे, जैसे नोबेलाइजेशन ऑफ केन, ठीक है, यानी कि जो गन्ने का नोबेलाइजेशन है वो एक अच्छा उदाहरण है किसका, प्लांट ब्रीडिंग का, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि बहुत सारी जो वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटी हो गई, ठीक है, चाहे वो मक्का की हो, चाहे वो आपके और अदर जो क्रॉप्स है उनकी हो, तो इनकी वजह से क्या हुआ है, उपज में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो या तो हम वैसे लिख सकते हैं या फिर सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं कि उपज बढ़ाने में इनमें भी जो है अचीवमेंट के ही रूप में काम में लिया गया। जब हरित क्रांति आई उस समय हमने उच्च उपज देने वाली जो किस्में हैं वो विकसित की, और जैसे कि IR 8 हो गई, कल्याण सोना गेहूं की हो गई, ये हमने विकसित की। तो ये अचीवमेंट किसका हो गया दोस्तों, ये आपके प्लांट ब्रीडिंग का अचीवमेंट हो गया। दूसरी बात, हमने हाइब्रिड तैयार किए, कई प्रकार के मक्का के, बाजरे के, कपास के हाइब्रिड तैयार किए, और वो बहुत ही अच्छी जो है उपज देने में सक्षम हुए, इसका मतलब ये भी अचीवमेंट हो गया। इसके बाद में रोग प्रतिरोधकता के लिए हमने अलग अलग प्रकार की जो है चीजें विकसित की है, रोग प्रतिरोधकता विकसित की है, और उसमें से ही आलू में विल्ट रोग प्रतिरोधक किस्में और गन्ने में लाल सड़न रोग प्रतिरोधी किस्में हमने क्या की है, तैयार की है। तो ये भी आपके क्या हो गया, एक अचीवमेंट हो गया। इसके अलावा हमने पोषक तत्वों में भी सुधार किया है। कैसे किया है, तो हमने जो आपके बायो फोर्टिफिकेशन है वो किया है। देखो पहली बात तो फोर्टिफिकेशन का मतलब समझो, आप नमक का वो लेके आओ, एक पैक लेकर आओ, थैली, ठीक है, 1 किलो की थैली लेकर आए। अब उस पे ध्यान से देखना, आप कभी नमक की थैली पे यदि आप अच्छे ब्रांड की नमक की थैली लेकर आते हो, ठीक है, जैसे टाटा नमक की बात कर लेते हैं, तो टाटा नमक के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा फोर्टिफाइड साल्ट, ठीक है, या मिलेगा फोर्टिफाइड आयोडीन। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आयोडीन ऐड किया गया है, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक होने का मतलब क्या है, इसमें आयोडीन ऐड किया गया है। आगे बात समझ में, तो इसका फोर्टिफिकेशन का मतलब हो गया उसमें पोषक तत्व ऐड किए गए हैं बाद में, ठीक है। जैसे विटामिन ए ऐड कर देना, ठीक है, बहुत सारी चीजों में विटामिन ए, विटामिन ई ऐड कर दी जाती है। तेल की बात करें हम, ऑयल देखो आप, जो बाहर से हम ऑयल लेकर आते हैं तो उस ऑयल की जो पन्नी आती है उस पे देखो आप, उस पे लिखा हुआ रहता है फोर्टिफाइड ऑयल। इसका मतलब हो गया या तो उन्होंने ई या विटामिन ए ऐड किया है उसमें, ठीक है, या वो सीधा सीधा लिख देते हैं कि विटामिन ए एंड विटामिन ई फोर्टिफाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें ऐड किया गया है, अलग से संवर्धन किया गया है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, यदि जो आपकी किस्में हैं उनमें प्रोटीन को बढ़ा रहे हो, विटामिन ए को बढ़ा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, और ये बायोलॉजिकली कर रहे हो, इसका मतलब बायो फोर्टिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये चीज होती है फोर्टिफिकेशन, ध्यान रखना है। जलवायु सहनशील किस्में, जलवायु के प्रति सहनशील, सूखा सहनशील चावल हमने बनाया, ठीक है। नमक सहनशील गेहूं विकसित किया, नमक का मतलब जो साल्ट टॉलरेंट आपका गेहूं है वो हमने तैयार किया। ये सारे किसके हो गए, अचीवमेंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद में आ जाती है प्योर लाइन थ्योरी एंड SHD मेथड, इन दोनों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोनों ही चीजें पिछले वाले पेपर्स में आई हुई है, ठीक है, जिनको हमने सॉल्यूशन कहाँ करवाया था, आपके यूट्यूब पे भी करवाया था, लाइव हमने दिया था, पूरी सारी चीजें डिस्कस
की थी। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। शुद्ध पंक्ति चयन का सिद्धांत सबसे पहले जॉनसन ने दिया था। किन्होंने दिया दोस्तों? जॉनसन ने दिया 1909 में। यह चयनित पौधों के सभी वंशज आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। यहाँ पर आप जितने भी पौधे सेलेक्ट करते हैं वो क्या होंगे? आनुवंशिक रूप से समान होंगे, होमोजाइगस होंगे और एक ही जीनोटाइप को दर्शाते हैं। होमोजाइगस होने का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस होने का मतलब है ये एक ही जीनोटाइप रखने वाले होते हैं। इनमें सेल्फ पोलिनेशन वाली फसलों में इनका उपयोग होता है, जैसे कि आपके गेहूं हो गया, चावल हो गया, मटर हो गया। तो सेल्फ पोलिनेटेड जो क्रॉप्स है उन्हीं में अधिकतर प्योर लाइन थ्योरी फॉलो की जाती है। ठीक है, शुद्ध पंक्ति स्थिर होती है और बार बार बोने पर भी एक जैसी उपज देती है। जैसा हमने जो कंपोजिट वेराइटी, वो सिंथेटिक वेराइटी देखी थी ना, तो सिंथेटिक वेराइटी कैसे तैयार करते हैं? एक पौधा लिया, उससे प्राप्त होने वाले बीजों को कलेक्ट किया, उनको दोबारा से उगाया, उनसे प्राप्त होने वाले बीजों को कलेक्ट किया। इस प्रकार से हमारे पास एक भंडार हो गया एक ही पौधे से बनी हुई संततियों का। ठीक है, वो आपके क्या हो गए? एक तरह से होमोजाइगस हो गए, स्वपरागण उनमें हो रहा था। ठीक है, कोई वेरिएशन उनमें था नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो गए? होमोजाइगस हो गए। तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? प्योर लाइन। एक ही लाइन के हैं, एक ही पौधे से मिले हुए हैं, इसका मतलब वो कैसे हैं? प्योर लाइन है। ठीक है, इसके फायदे क्या होते हैं? तो आनुवंशिक रूप से ये समान होते हैं, गुणवत्ता और उपज स्थिर होती है, रोग प्रतिरोधक और उपज देने वाली किस्में तैयार की जा सकती है। नुकसान क्या है? जैव विविधता कम होना एक नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, नई बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है। तो ये चीजें हैं। दूसरा मेथड आ जाता है आपके सिंगल सीड डिसेंट मेथड। ठीक है, क्या होता है इसमें? हम क्या करते हैं, जो आपके दूसरे परपरागण वाली जो विधियां है, ठीक है, परपरागित जो किस्में हैं उनमें ज्यादा काम में देते हैं। ठीक है, यह विधि जल्दी से फसल की नई किस्में विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, क्या होता है, जो आपका बल्क मेथड है ना, उसी का थोड़ा सा एडवांस सही है। ठीक है, बल्क मेथड का एडवांस कैसे है? इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पौधे उगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? कुछ पौधे उगाए। अब इन पौधों से प्राप्त होने वाले बीजों को इकट्ठा कर लिया, अलग अलग पौधों से प्राप्त होने वाले बीजों को अलग अलग इकट्ठा कर लिया। अब इनमें से एक एक बीज लिया। ठीक है, यहाँ पर भी एक बीज लिया, यहाँ पर भी एक लिया, यहाँ पर भी एक लिया। इस प्रकार से एक एक बीज लेकर इनको उगाया और इनसे प्राप्त होने वाले बीजों को दोबारा से कलेक्ट कर लिया, फिर से इनमें से एक एक निकाला। इस प्रकार से हम जो है लगातार ऐसा करते रहते हैं, F2 पीढ़ी से लेकर F6 पीढ़ी तक ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया हम किसमें? आपके जो है सिंगल सीड डिसेंट मेथड में फॉलो करते हैं। F2 पीढ़ी से प्रत्येक पौधे से केवल एक बीज लेकर अगली पीढ़ी में बोया जाता है। F6 पीढ़ी तक पहुंचने के बाद शुद्ध पंक्तियों का चयन किया जाता है। ठीक है, और यह विधि समय बचाती है और बड़े पैमाने पर पौधों की पीढ़ियां तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो किस्म बनाने में थोड़ी सी इसमें क्या होती है? आसानी होती है, जल्दी होता है। जो बहुत सारे पौधे उगाते हैं उससे बढ़िया एक पौधे से प्राप्त होने वाला एक बीज को उगा ले। ठीक है, क्योंकि वो पौधे से प्राप्त होने वाले बीज लगभग सेम है, उनके लक्षण लगभग सेम है, तो एक पौधे को उगाकर हम क्या कर लेते हैं? किस्म तैयार कर लेते हैं। समय की बचत होती है, बड़े पैमाने पर पौधे विकसित किए जा सकते हैं, आनुवंशिक विविधता बनी रहती है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके जो वो है सीड सिंगल सीड डिसेंट मेथड है उसकी बात है। SSD लिखा हुआ आता है शॉर्ट में भी। ठीक है, तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टेप्स की। पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? ठीक है, इसको हमने कई बार देखा है कि क्या करते हैं, दो पौधे हमने ले लिया, जनकों का सिलेक्शन कर लिया, स्टेप्स भी साथ के साथ ही सुनते जाओ। जनकों का हमने सिलेक्शन कर लिया, दो जनक लिए हमने। अब एक जनक को हम नर के रूप में और एक जनक को हम मादा के रूप में लेंगे। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी पौधा ले सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे आप? मान लो ये नर पौधा है तो इसके जो पोलन ग्रेन्स है उनको आप क्या करोगे? यहाँ पर पहले जो मादा है, ये मादा फूल है, इस फूल को ओपन होने से पहले ही आप क्या करोगे? इसके ऊपर वाले जो पिस्टल्स हैं, चाहे वो सेपल्स हैं, सबको हटा देंगे। ठीक है, और जो नर भाग है उसको भी रिमूव कर देंगे बिना डैमेज किए हुए। किसको? मादा भाग को, जो वर्तिका है उसको डैमेज नहीं करना है, जो आपका नर भाग है उसको रिमूव कर देना है। हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसमें एक बैग लगा देंगे। आपने देखा होगा कभी खेतों में या कहीं रिसर्च सेंटर में गए होंगे तो एक थैली जैसा ऊपर ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब बेगिंग कर दी। बेगिंग के बाद में हम क्या करते हैं, जब ये मेच्योर हो जाएंगे,
अब मान लो ये मेच्योर हो गए, बेग को हटा के पोलन ग्रेन्स कहाँ ट्रांसफर कर दिए, इस वर्तिका के ऊपर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, वापस से बेग लगा दिया ताकि बाहर से कोई और पोलन ग्रेन ना आ पाए। ठीक है, ये करने के बाद में इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप इसके और इसके आधे आधे गुण इसमें आ जाएंगे और नई संतति, कोई दूसरा पौधा तैयार होगा जिसमें वेरिएशन होने वाला है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस किसमें करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में करवाते हैं। ऐसा करने से उच्च बेहतर गुणवत्ता वाले अच्छे पौधे हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्टेप्स में क्या है, वो ऐसा होता क्यों है, तो हेटेरोसिस की वजह से ऐसा होता है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, हमने पेरेंट चुने, उसके बाद में इमास्कुलेशन किया, जो मादा प्लांट है उसमें क्या कर दिया, इमास्कुलेशन, नर भाग को हटा दिया, उसकी फिर बेगिंग कर दी, बेग लगा दिया उसके ऊपर, फिर हमने उसमें क्या करवाया, क्रॉस करवाया, दूसरे परागण लेकर आए और प्लांट पे डाल के हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, फिर हार्वेस्टिंग और सिलेक्शन करवा लिया और आगे चल के हमने एक नई वेराइटी के रूप में उसको विकसित कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो आपका आईपीआर और पीवीआर, ये पीवी और एफआर एक्ट है, ये क्योंकि जो है आपके इसका एक थर्ड ईयर में अलग से कोर्स चलता है, बहुत बढ़िया वाला ना, उस कोर्स को कमलेश जी सर पढ़ाते हैं, तो मैं एक बार उनको बुला लेता हूं, वो आपको इसको अच्छे से, मेरे से ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। ठीक है, तो मैं उनको एक बार बुला लेता हूं। हाँ जी साथियों, अब अपन बात करेंगे जो अपने आईपीआर है और इसके साथ में ही एफआर और जो अपने पीपीवी जो एक्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही मैंने क्लासेस में एप्लीकेशन में तो आपको बता दिया था, पर अपने आता है जो एक आईपीआर होता है, इसका महत्व वगैरह पूछ लिया जाता है, कभी पूछा जाता है कि जो पीपीवी और जो एफआर एक्ट है उसके बारे में। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको लेंथी 10 मिनट की ये हो जाएगी, पर मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें क्लियर रूप से। आईपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या होती है, बौद्धिक संपदा अधिकार, या इंग्लिश में अपन बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है। इसके साथ में एक होता है पीपीवी और एफआर एक्ट। इसको आप आईपीआर का टाइप समझ सकते हो। जो पीपीवी और जो एफआर एक्ट है वो किसका प्रकार है, वो आईपीआर का आपका क्या है, एक प्रकार है। अब आईपीआर को समझना, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो, एक तो आईपी और एक आ जाएगा आर। अब आईपी का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक, मतलब आप समझो बौद्धिक का मतलब है अपनी बुद्धि से। इसके बाद में आता है बौद्धिक संपदा, मतलब अपन अपनी बुद्धि से किसी का भी आविष्कार करते हैं। जैसे आपने अपनी बुद्धि का यूज करके आपने जैसे आविष्कार कर लिया, कोई ट्रैक्टर का आविष्कार कर लिया, या आजकल अपन ट्रेंडिंग पॉइंट की बात करें तो बोरवेल में बच्चे गिर रहे हैं, बोरवेल में कोई भी जैसे गिर गया उससे निकालने की, बच्चे को बाहर निकालने का आपने कोई भी रोबोट निर्माण किया या कुछ भी ऐसा उपकरण बना लिया ताकि उससे आप बाहर निकाल सको, मतलब आपने अपनी बुद्धि से इसका क्या किया, विकास किया। अब भाई साहब इसके लिए आपको क्या मिलता है, इसके लिए आपको एक अधिकार मिलता है। आपको क्या मिलता है, एक अधिकार मिलता है, और इस अधिकार को ही क्या कहते हैं, आईपीआर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कि अब दोबारा से समझना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, मतलब आप अपनी बुद्धि से किसी भी चीज का आविष्कार करते हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, उसके लिए आपको क्या मिलता है, एक अधिकार मिलता है, उसको आईपीआर कहते हैं। अब भाई साहब ये तो अपने को पता है कि आईपीआर होता है। अब क्या सभी सेक्टर में आईपीआर दिया जाता है, बिल्कुल आईपीआर दिया जाता है, पर इन सेक्टर को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, और मेनली 6 पार्ट होते हैं। मेनली कितने होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है पेटेंट। पेटेंट कोई भी प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है, कोई भी आविष्कार के लिए दिया जाता है। फिर अपने आता है, नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। क्या आता है, ट्रेडमार्क। ये किसी लोगो के लिए, आपने सुना होगा कि अपन ब्राइट एग्रो क्लासेस यूज नहीं कर सकते, नाम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राइट एग्रो क्लासेस का ट्रेडमार्क लिया हुआ है इस लोगो पर, इस नाम पर। ठीक है, ये परमानेंट मिलता है, ये अपने 20 वर्ष तक, पेटेंट 20 वर्ष तक मिलता है, 20 उसके बाद में आप 5 वर्ष के लगभग आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हो। इसके बाद में अपने आता है कॉपीराइट।
क्या आता है? कॉपीराइट आता है। कॉपीराइट जैसे साहित्य में आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई गाना गाया, जैसे अपनी ये क्लास चल रही है तो ये क्लास मान लो, अब इसका जो है इसके अधिकार कितने वर्ष तक रहते हैं? तो इसके रहते हैं 60 वर्ष प्लस कोई भी लेखक, जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मेरे मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक ये मेरी रहेगी, मेरा इस पर अधिकार रहेगा, मतलब मेरे जो घर वाले हैं उनका इस पर अधिकार रहेगा, फिर इसके बाद में किसी का अधिकार नहीं रहेगा। तो कॉपीराइट आ गया, इसके साथ में एक ट्रेड सीक्रेट आता है, इसके साथ में एक इंडस्ट्रियल डिजाइन आता है, ठीक है, और फिर आता है अपने जियोग्राफिक इंडिकेटर आता है, क्या आता है? जीआई टैग जिसको बोलते हैं, जैसे बीकानेरी भुजिया हुआ, उस पर क्या मिलता है? जीआई टैग। ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ठीक है। ट्रेड सीक्रेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कोका कोला का जो फॉर्मूला है कि उसको किस प्रकार से बनाते हैं उसके लिए ट्रेड सीक्रेट होता है। एक होता है अपने इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है, इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब कोई भी अपन डिजाइन क्रिएट करते हैं उसके लिए अपने को अधिकार मिलता है। तो भाई साहब वो क्या है? आईपीआर और आईपीआर के प्रकार है। क्या है? आईपीआर और आईपीआर के प्रकार है। अब इसमें आपके पेटेंटिंग दे रखा था, ये आगे वाले तो आगे एक सब्जेक्ट आएगी उसमें पूछा जाएगा, पर एक पेटेंटिंग दे रखा था। अब पेटेंट जैसे आपने कोई आविष्कार किया, अब ऐसा तो नहीं कि आप बाबूजी बनकर बैठ जाओगे कि मेरे को क्या देकर जाएंगे, मेरे को पेटेंट देकर जाएंगे, नहीं बेटा, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? उसके लिए आपको पेटेंट लेना पड़ेगा, और पेटेंट लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेटेंटिंग कहते हैं। पेटेंट के लिए क्या प्रोसेस होती है? याद कर लेना, लाइन ही लाइन में देखिएगा। सबसे पहले होती है कि पेटेंट की फाइल तैयार करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करोगे, और उसमें आपकी जो पेटेंट है, जो आविष्कार किया है, उसकी क्या होनी चाहिए? उसकी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में उसको आप क्या करोगे? पेटेंट ऑफिस में जमा कराओगे। पेटेंट ऑफिस में जमा कराने के बाद में उसकी क्या होगी? परीक्षा, जांच होगी उसकी। क्या होगी बेटा? जांच होगी। जांच के बाद में क्या किया जाएगा? जांच के बाद में उसको पब्लिश किया जाएगा, दुनिया को बता दिया जाएगा कि इस पर इसको पेटेंट मिल रहा है। क्या आपने पहले कोई ऐसा आविष्कार किया है? तब तो इसका पेटेंट रोक दे। तो 18 महीने का ये टाइम होता है। 18 महीने के बाद में कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराता है, इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती है, तो भाई साहब 18 महीने बाद में उसको क्या दे दिया जाता है? उसको परमिशन दे दी जाती है, और परमिशन के बाद में भी वापस ले सकते हैं, मतलब पेटेंट निरस्त भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पेटेंटिंग क्रिया होती है। अब बात आती है भाई साहब आईपीआर और आईपीआर के प्रकार और पेटेंटिंग हो गया, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन बन सकता है ना वो पीपीवी और एफआर एक्ट, और ये कौन सा है? 2001। कौन सा एक्ट है? 2001 वाला एक्ट है। अब इसमें देखना पीपीवी का मतलब क्या होता है? पीपीवी आपकी जो भी प्लांट की वेराइटी आपने डेवलप की, या इसके साथ में ही एफआर मतलब फार्मर एक्ट, क्या आता है? फार्मर एक्ट। अब इस एक्ट की अगर मैं बात करूं, पीपीवी और एफआर एक्ट ये क्यों लाया गया था? 2001 में क्यों लाया गया? भाई साहब आपको पता है कि एक किसान है, एक किसान है, क्योंकि अदर सेक्टर में जो जैसे ये मिलता है, पर अपन ने बात की कि कृषि के क्षेत्र में नहीं बताया अपन ने, तो कृषि के क्षेत्र में जैसे कोई किसान है, या इसके साथ में कोई पादप प्रजनक है। कौन है? पादप प्रजनक, प्रजनक है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं प्लांट ब्रीडर। अब भाई साहब किसान को और पादप प्रजनक को क्या मिलता है? प्लांट ब्रीडर को क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। अब भाई साहब कोई किसान है, अब किसान के पास में कोई भी वेराइटी है, किसान को कुछ तो अधिकार मिलते होंगे, किसान को कुछ तो अधिकार मिलते होंगे। जैसे मैं बात करूं कि आपने कहा, अब इसमें संशोधन किया गया, किस प्रकार से संशोधन किया गया ध्यान से समझना। जैसे सोनालिका किस्म है, अब सोनालिका किस्म किसी पादप प्रजनक ने डेवलप की होगी, अब उसके अनुसार अपने अकॉर्डिंग तो उसको कोई बेच नहीं सकता है, उसको बेच नहीं सकता उसके बीज को, या इसके साथ में ही अपन बात करें उसका कोई है बिना अनुमति के यूज भी नहीं कर सकता। पर किसान के पास में यह अधिकार होता है कि उसको बेच सकता है, पर ब्रांड के नाम से नहीं, ये कहकर नहीं बेच सकता कि ये सोनालिका किस्म का है आप ले लो, पर ये कह सकता है कि ये पहले मेरे अच्छा प्रोडक्शन दिया, इसको आप ले सकते हो, ये बीज है, उसको वापस से वो यूज कर सकता है, किसान उसको यूज कर सकता है, ये अधिकार होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये वाले अधिकार किसको होते हैं? किसान को होते हैं। फिर इसके बाद में किसान के पास में कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, कोई
ट्रेडिशनल नॉलेज है कि अच्छा उत्पादन किस प्रकार से कर सकते हैं, या अच्छी उत्पादन वाली किस्म किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, या किसान के कुछ भी ऐसे खेत से कुछ भी रिसोर्सेस यूज में ले रहे हैं, कोई किस्म डेवलप करने के लिए पादप प्रजनक ले रहा है, तो भाई साहब जो किस्म नहीं डेवलप होगी ना, उसका क्या मिलेगा, उसका जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट में से किसान को भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेनिफिट शेयरिंग। मतलब बेनिफिट शेयरिंग में किसका होता है, किसान का हक होता है। और इसके साथ में पादप प्रजनक को होता है कि कोई भी नई किस्म है ना, उसको क्या करवा सकता है, रजिस्टर करवा सकता है। क्या करवा सकता है, उसको रजिस्टर करवा सकता है और उस पर अधिकार प्राप्त कर सकता है, उसको वो बेच सकता है। ठीक है, लगभग ये होता है 15 वर्ष और 18 वर्ष दो कैटेगरी में डिवाइड है, जो कि अंतर में अपन ने बता दिया है। जो आईपीआर में बताया है वैसे सर ने भी आपको बता दिया होगा। ये इतनी कोई डीपली वाली बात नहीं है कि आप इतना याद रखो। ये वाले ध्यान रखना कि ये रजिस्टर करवा सकता है, इसके साथ में ही मतलब जो किस्म है उसका पंजीकरण करवा सकता है, इसके साथ में ही उसको बेच सकता है ब्रांड के नाम से, और इसके साथ में ही अपन बात करें उसका जो लाभ है वो खुद प्राप्त कर सकता है, कोई भी किस्म डेवलप कर सकता है, और इसके साथ में किसानों की कोई भी पहले की कोई किस्म है, कोई रिसोर्सेस है, उनको वो क्या कर सकता है, जेनेटिक रिसोर्सेस का भी यूज करके कोई भी किस्म डेवलप कर सकता है। तो बेटा ये अपने क्या है, पीपीवी एक्ट और इसके साथ में एफआर एक्ट और जो पेटेंट है, जो आईपीआर है, वो अपने आ जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा आप जो भी चीजें हैं वो लिख लेना, जो मैंने बताई वो सारी चीजें वो है। और वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो मेरे हिसाब से कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में ये डालना था कि किसान के अधिकार क्या होते हैं, मतलब आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अपन अपनी जो आसपास की चीजें हैं उनके लिए अपने को अधिकार मिलता है, अपन जो भी डेवलप करते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा आपको अगर और डिटेल से चाहिए, और अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और जो सर ने नंबर बताए उन पर क्या कर देना, मैसेज कर देना। अब सर आपको पढ़ाएंगे आगे की ओर। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको जो अपने गेस्ट पेपर है वो मिलते रहेंगे। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हमारे छठे और सातवें क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आपके एक तरह से भाई 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनमें से आपको 2 ही करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उनकी बात करते हैं जो कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है इस जो आपका पेपर है उसका, क्योंकि नंबर्स में सबसे बड़े यही होते हैं, और जो 7वां 6ठा क्वेश्चन है होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की बात करते हैं। देखो, जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है और मेल स्टेलिटी है, इन दोनों से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपके जरूर आता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन, छोटा नहीं, बड़े की बात कर रहा हूं, 7वें में या छठे क्वेश्चन में हमेशा इन दोनों में से एक ना एक आता है। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार करोगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी की। अब देखो होता क्या है कि कभी कभी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बिल्कुल विएबल होते हैं, यानी कि तंदुरुस्त है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी ही वर्तिकाग्र को क्या नहीं कर पा रहे हैं, निषेचित नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि खुद के लिए इनकम्पेबल है, यानी कि खुद को क्या नहीं कर पा रहे हैं, जो खुद की वर्तिकाग्र है। क्योंकि स्वपरागित प्लांट्स में क्या होता है, ये मान लो पौधे की वर्तिकाग्र है और इसी पौधे के पास में पोलन ग्रेन्स बने हुए हैं, लेकिन ये पोलन ग्रेन्स यहां पर आकर जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं हो पा रहे हैं, ये यहां पर आकर जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। यही पोलन ग्रेन्स अगर उड़कर किसी दूसरे पौधे पर जाएंगे तो उसको आसानी से फर्टिलाइज करेंगे, वहां पर पोलिनेशन होगा, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा है। लेकिन इस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि खुद के लिए ये क्या है, इनकम्पेटिबल है। आगे बात समझ में, तो ये चीज होती है आपके सेल्फ इनकम्पेटिबल की बात है। क्या है, एक आनुवांशिक तंत्र है, एक सिस्टम है जिसमें एक पौधा अपने स्वयं के परागण द्वारा निषेचित करने में असमर्थ होता है। खुद के परागणों द्वारा, दूसरों से हो जाएगा लेकिन खुद से नहीं होगा, जिससे स्वपरागण को रोका जाता है। यह प्रक्रिया पौधों में क्या होती है, आनुवांशिक विविधता बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि प्लांट्स को भी पता है कि विविधता बनी रहेगी। ठीक है, विविधता बनी रहेगी तो जो सर्वाइवल है वो अच्छा रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए कुछ प्लांट्स अपने ही पोलन ग्रेन्स को क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, उनसे फर्टिलाइज नहीं होते हैं। ठीक है,
तो वो चीज है वो दूसरों के पोलन ग्रेन से ही क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। आगे बात समझ में, तो ये चीजें होती है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होती है, पहली है जो गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है। देखो गेमेटोफाइटिक का मतलब है ये आपके जीनोटाइप पे डिपेंड करेगी, यानी कि जीन्स पे, ठीक है। मान लो जीन ही आनुवांशिक रूप से ही पौधा ऐसा है कि उसमें स्टिग्मा को जर्मिनेट करने के लिए, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अंदर की कोई क्रिया ही ऐसी है, कोई डीएनए का भाग ही ऐसा है, जीन ही ऐसा है, ठीक है। तब हम कहते हैं गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, ठीक है। पराग का जो परागकण है उनका जीनोटाइप निषेचन को नियंत्रित करता है, ठीक है। जीनोटाइप क्या कर रहा है, निषेचन को नियंत्रित कर रहा है, किसका, परागकण का। जब पराग और वर्तिकाग्र में समान जीन होते हैं तो निषेचन नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों में समान जीन होगा, एक ही जीन होगा तो निषेचन नहीं होता है। उदाहरण के लिए टमाटर और तंबाकू में, ठीक है। दूसरा है सेप्रोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। अब ये क्या है, तो यह है आपके पराग उत्पादक पौधे का जीनोटाइप। यहां पर क्या है, परागकण का जीनोटाइप नहीं है, यहां पर उस पौधे का जीनोटाइप है, उसी परागकण वाले पौधे का जीनोटाइप है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये नियंत्रित कौन कर रहा है, एक तो मान लो ये पौधा है तो पौधे में कुछ जीन्स अलग है, और एक पोलन ग्रेन्स है जिसके स्वयं के जीन है। तो इस पोलन ग्रेन के स्वयं के जीन इसको अभी प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ये जो पौधे का जीनोटाइप है ये इसको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। वर्तिकाग्र पर पराग की वृद्धि को रोकती है, ठीक है। इससे क्या होगा, वर्तिकाग्र पर जो आपके पराग की जो वृद्धि है, पोलन ग्रेन्स की जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। यदि हम निषेचन की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझना चाहे तो ऐसी आपने जो है वर्तिकाग्र देखी होगी और ऐसे पोलन ग्रेन्स उसके चारों ओर लगे रहते हैं। अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है ये झड़कर क्या हो जाते हैं, वर्तिका पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बात तो पहुंच रहे हैं और जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहे हैं। तब हम क्या कहेंगे कि जो है जीन के द्वारा, उसी परागकण के जीन के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, जिसको हमने गेमेटोफाइटिक कहा, ठीक है। स्पोरोफाइटिक में क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जर्मिनेट हो भी जाएगा ना तो ज्यादा इसकी जो ग्रोथ है वो नहीं देखने को मिलेगी, जो ट्यूब है उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके वजह से आपको ये दूसरे वाला प्रकार देखने को मिलता है, ये सरसों और सूरजमुखी में होता है। इसके बाद में एग्रीकल्चर में यूज की बात कर लेते हैं। तो देखो हमें यदि हाइब्रिड प्रोडक्शन करना है, ठीक है, हाइब्रिड प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ता है और स्वपरागण को रोकना पड़ता है। तो ये टेक्निक यदि विकसित हो जाए तो स्वपरागण अपने आप ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और उससे हम हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, इमास्कुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है। अब जब फसलों में स्वपरागण नहीं होगा तो उनमें फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो सिंपल सी बात है उनमें नई नई भिन्नताएं आएगी, ठीक है, नए नए गुण आएंगे और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता बोलते हैं। और जब जो है क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो आपके हम जानते हैं कि उपज और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ऐसा होता क्यों है, तो पहले भी बताया हुआ है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो आपका विगर है उसकी वजह से, वेगर है उसकी वजह से क्या होता है, ओज की वजह से जो है उत्पादकता बढ़ती है, अन्य गुण भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके कहाँ देखी जाती है, यहाँ पर देखने को मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है। ये सारे उपयोग किस में होते हैं, ये सारे काम आते हैं आपके जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है उसके उपयोग है ये, ठीक है। स्वपरागण को रोकेगी, जो है परपरागण होगा, हाइब्रिडाइजेशन में काम में आएगी और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उपज बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और साथ में क्या देखने को मिलेगा आपको, जो है और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं ब्रीडिंग मेथड इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, ठीक है। पहली बात तो क्रॉस पॉलिनेटेड में कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं उनको आपको इनलिस्ट करना है, यानी कि एक सूची तैयार करनी है कि ये तो सेल्फ वाले हैं और ये क्रॉस वाले हैं, ठीक है। तो दोनों को एक बार अलग अलग डिवाइड कर लेना। कॉमनली भी दोनों में एक जैसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो है मेथड्स होंगे जो कि दोनों में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी पहचान लेना। उसके बाद में उन मेथड्स में आप थोड़ा थोड़ा जो है कंटेंट, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीधा सीधा इनलिस्ट करो और उनमें से किसी एक का वर्णन कर दो, ठीक है, या तो ये होगा, या ऐसे आ सकता है कि इनलिस्ट कर दो, सभी का नाम बता दो और
फिर है ना बैक क्रॉस को समझा दो, ठीक है, इसे नाम दे दे खुद ही, बल्क मेथड को समझा दो, पेडिग्री को समझा दो, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी एक मेथड के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये है आपके क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, वे फसलें हैं जिनमें परागकण पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरित होते हैं। इन फसलों में संकरण से आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। इनमें जो ब्रीडिंग मेथड है, सबसे पहले आएगा आपके मास सिलेक्शन, ठीक है, किसमें, क्रॉस में। तो क्रॉस में क्या होता है, मास सिलेक्शन का मतलब, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो है आपके बहुत सारी होती है, ठीक है। अब उनमें क्या करना पड़ता है आपको, जो है सभी समूह में से जो है अच्छे अच्छे गुणों वाले पौधे छांटने पड़ते हैं। इस चीज को हम कहते हैं मास सिलेक्शन। जैसे हम कंपोजिट में कर रहे थे ना, कंपोजिट वैरायटी बना रहे थे ना, उसी प्रकार से यहाँ होने वाला है। फसल के बड़े समूह से स्वस्थ और उत्पादक पौधों का चयन किया जाता है। बड़ा समूह है यानी कि बहुत सारे पौधे हैं, मान लो एक खेत है, उसमें एक ही समान पौधे हैं, उनमें से हमने अच्छे अच्छे निकाल लिए। चयनित बीजों को अगली फसल के लिए बोया जाता है और उनको क्या कर देंगे, अगली फसल के लिए बोलेंगे। सरल और सस्ता तरीका है, ठीक है, बिल्कुल सरल है, जैसा कंपोजिट में था ना, बिल्कुल सरल और सस्ता तरीका था, उसी प्रकार यहाँ भी बिल्कुल सरल और सस्ता तरीका है। करना क्या है, जो हमारे पास फसल लगी हुई है, उस फसल में से हमें क्या करना है, उस फसल में से हमें जो है अच्छे अच्छे गुणों वाली फसल को सेलेक्ट करनी है, पौधों को सेलेक्ट करना है, उनको अलग से उगाना है, उगाकर फिर उनमें से चूज करना है। इस प्रकार 4 से 5 पीढ़ियों तक ऐसा ही करते रहना है। जब हमें परिवर्तन नजर आएगा, अच्छे प्लांट मिल जाएंगे, अच्छे जो गुणों वाले प्लांट मिल जाएंगे, उसके बाद में एक नई वैरायटी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस मेथड को और अच्छे से हमने कहा, जो हमारी क्लासेस थी वहां पर कवर किया था। रिकरेंट सिलेक्शन की बात करें तो इसमें चयनित पौधे को बार बार क्रॉस कर नए संयोजन बनाए जाते हैं, ठीक है। जो चयनित पौधे हैं उनको बार बार सिलेक्शन करवाएंगे, नए पौधे तैयार करेंगे, आनुवंशिक विभिन्नता बनाए रखने में मदद करता है। मकई और बाजरे में इसका उपयोग किया जाता है। मकई का मतलब जो आपका मेज है उसकी बात हो रही है, तो मेज में यह मेथड काम में लिया जाता है, रिकरेंट सिलेक्शन। इसके बाद में आ जाता है हाइब्रिड ब्रीडिंग, ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करवा के, ठीक है। हाइब्रिड ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन करवा के, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, दोनों में ही हम क्या करवा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान दो, दो भिन्न जीनोटाइप के पौधों को क्रॉस करवाकर संकर बनाए जाते हैं। संकर किस्में तैयार की जाती है। फायदा क्या है, उपज और रोग प्रतिरोधकता मिलती है। उदाहरण के लिए मक्का और सूरजमुखी इसके अच्छे उदाहरण है, ठीक है। सिंथेटिक वैरायटी की बात करें तो सिंथेटिक का मैंने बताया था, उपज देने वाली, उच्च उपज देने वाली किस्मों को आपस में क्रॉस कर स्थिर संकर किस्में में तैयार कर लेते हैं, खुले परागण से उत्पन्न होती है, यानी कि जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनमें यह मेथड काम में लिया जाता है। मक्का और गन्ना में इसका उपयोग हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंथेटिक वैरायटी वाला सिस्टम हो गया। फिर आ गया कंपोजिट ब्रीडिंग। कंपोजिट का मतलब कई किस्मों को मिलाकर तैयार किया जाता है। जैसे हमने वहां पर बात कर रहे थे ना अभी, जो मास सिलेक्शन है, उसी प्रकार कई प्रकार की जो वेराइटीज है, उनमें से हम क्या करेंगे, आनुवंशिक विविधता बनाए रखने के अलग अलग पौधे ले लेंगे और उनको क्या कर देंगे, उनका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कुछ मेथड्स है, इसके अलावा और भी मेथड होते हैं जो कि आपके क्रॉस पॉलिनेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, ठीक है। आगे हम चलते हैं और आगे बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं इंपोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन के जो मेथड है उनका इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो भाई इंपोर्टेंस तो क्या है, सीधा सा है कि उच्च उपज, रोग प्रतिरोधकता, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए सहनशील किस्में तैयार करेंगे, पौधों की विविधता बनाए रखेंगे, जिससे फसल के जो है विफलता की संभावना कम हो जाएगी। ये सारे इसके इंपोर्टेंस है। इसके बाद में आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग के डेफिनेशन दीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव बताइए, उसके अचीवमेंट बताइए, जिनकी हम पहले ही बातें कर चुके हैं, तो वही बातें हैं दोबारा से यहाँ पर भी आती हुई है। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, सारी चीजें हमें पता है क्या होता है। वांछित गुणों को हम विकसित करके सुधार की प्रक्रिया करते हैं। यह प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन दोनों के माध्यम से किया जा सकता है। अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबल, यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, म्यूटेशन ब्रीडिंग करेंगे, ये सारे वो मेथड ही हो गए आपके, ठीक है, किसके, ब्रीडिंग के मेथड ही हो गए। ये यहाँ से ब्रीडिंग ही चल रही है और एक्टिविटीज की बात हो रही है कि अचीवमेंट नहीं है यहाँ पर, ये शब्द ध्यान देना है, एक्टिविटी, ठीक है। किसकी बात है, एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो एक्टिविटीज में सबसे पहले तो हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी को जो है
कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी रहेगी उतना ही जो है एक प्लांट ब्रीडर के लिए या एक किस्म विकसित करने वाले के लिए सही होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेरिएशन का वो यूज कर पाएगा। तो वही बात है, विभिन्न स्रोतों से बीज, जर्म प्लाज्म, आनुवांशिक सामग्री को संग्रहण किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उनमें से सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन तो नॉर्मली हम जानते ही हैं, जो अच्छे गुणों वाले पौधे हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छे गुणों के रूप में क्या है, मान लो ज्यादा उपज दे रहा हो, ज्यादा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता हो उसमें, इसके अलावा और क्या है, तो रोग प्रतिरोधक के अलावा सूखा सहनशीलता हो, ठीक है। वो सारे गुण जो कि हमारे लिए आवश्यक होते हैं, उन सभी गुणों को हम सेलेक्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, सब जानते हो हाइब्रिडाइजेशन को, म्यूटेशन भी होता है, इसको भी हम करवाते हैं, टेस्टिंग एंड रिलीज कर देते हैं। ये सारी एक्टिविटीज क्या है, आपके प्लांट बिल्डिंग में की जाती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। प्लांट बिल्डिंग में क्या की जाती है, ये सारी एक्टिविटीज की जाती है। इनको आप और अच्छे से जो है डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें पड़ी हुई है, म्यूटेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिलेक्शन क्या है, इनको हमने देखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के क्या करेंगे, इंपोर्टेंस की बात करेंगे, हायर यील्ड की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो प्लांट ब्रीडिंग है वो आपके उपज को बढ़ाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा बढ़ती है, ठीक है। उपज को बढ़ाती है जिससे क्या होता है, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है। दूसरी बात, प्लांट ब्रीडिंग से डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस जो है तैयार होती है। भाई इंपोर्टेंस भी पूछ ले तो आपको ऑब्जेक्टिव ही करके आने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी चीज आ जाएगी इंपोर्टेंस में। इंपोर्टेंस में भी आपके ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, ये ध्यान आप रखोगे, ठीक है। आ गई ना बात समझ में, इंपोर्टेंस में भी क्या करके आओगे, ऑब्जेक्टिव ही करके आओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है और इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो महत्व वही तो है जो उद्देश्य है, तभी तो हमने उनको उद्देश्य बनाया है। तो वही बात है, सेम चीजें होती है, बस शब्दों का फर्क है, और इन्हीं शब्दों को आपको पहचानना है कि ये शब्द कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, वो बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे, मैंने कहा था कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी दोनों से आपको एक ना एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, इसको लिख कर ले लो तुम, ठीक है। और एक जो सेल्फ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के जो मेथड्स हैं, उनमें से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पक्की बात है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे दोनों से, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो मेल स्टेरिलिटी जो नर बंध्यता है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे नर अंग या तो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है या फिर निष्क्रिय रह जाता है, जिससे वह निषेचन करने में असमर्थ रहता है। अब आप कहोगे सर ऐसा ही तो वहां पे हो रहा था सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में, लेकिन जो है वहां पर जो आपको ये वो पोलन ग्रेन था, वो मुख्य रूप से सिर्फ खुद की वर्तिकाग्र को ही निषेचित नहीं कर पा रहा था, दूसरों के लिए वो विएबल था, विएबल मतलब एक्टिव था, वहां जाकर वो पॉलिनेशन करेगा। लेकिन ये आपके ना तो यहाँ पॉलिनेशन करेगा और ना ही बाहर जाकर किसी दूसरे पौधे को फर्टिलाइज करेगा, कहीं पे किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल निष्क्रिय है, खराब हो चुका है। वो तो सिर्फ उसी पौधे के लिए निष्क्रिय था, ये बिल्कुल खराब हो चुका है। तो दोनों में अंतर भी पूछ ले तो आपको इस प्रकार से बता के आना है। मादा अंग अंडाशय सामान्य रहता है, ठीक है, वहां पर भी सामान्य रहता है, परागण के लिए सक्षम रहता है, ठीक है, वो परागण के लिए सक्षम है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न किया जा सकता है। भाई जो मेल स्टेरिलिटी होती है वो या तो नेचुरली होती है या आप भी इनको क्या कर सकते हो, विकसित कर सकते हो। और ये 3 प्रकार का होता है, एक तो जेनेटिक होता है, एक साइटोप्लाज्मिक होता है, एक साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक होता है, ठीक है। और तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये बात भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का। तो ये इसका नियंत्रण, ये पौधे के, एक बात और मैं बता दूं आपको, जो मेल स्टेरिलिटी होती है वो जो आपका अप्रभावी जीन है उससे उत्पन्न होती है, ठीक है। किससे उत्पन्न होती है, अप्रभावी जीन से, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना अप्रभावी जीन से उत्पन्न होती है। यह पौधे के परमाणु जीन न्यूक्लियर जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब हो गया, देखो यहाँ पर ये जो शब्द है इसको आप केंद्र बोल सकते हो, केंद्र सही शब्द है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो शब्द है, ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब हो गया ये जो आपकी कोशिका थी, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है, अलग अलग डीएनए है। तो उस अंदर वाले डीएनए के द्वारा जब नियंत्रित होता है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आपके जो है पहले वाला जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, ठीक है। विरासत की बात करें यानी कि हेरिटेज, इनहेरिटेंस कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ता है, ये मेंडेलियन फैशन में विरासत में मिलता है, ठीक है। यानी कि जो आपका मुख्य रूप से क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसके हिसाब से ये भी आगे बढ़ता है, एक बार पौधे में आ गया उसके बाद में उन्हीं पौधे में बरकरार रहेगा, कंटिन्यू दिखाई देता रहेगा, ठीक है। जो जीएमएस होता है, पौधे में परागण नहीं बनते हैं और विकसित परागण अक्रियाशील होते हैं। मान लो यदि बन भी जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं, और पहली बात तो बनते ही नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर होती है। नुकसान क्या है, जीएमएस बनाए रखने के लिए 50% नर बंदे पौधे और 50% उर्वर पौधे मिलते हैं, जिससे संकर की दक्षता कम हो जाती है, तो ये इसका नुकसान है। मक्का और कपास में ऐसा होता है। दूसरा आ गया आपके साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब ये क्या होता है, तो ये केंद्र के डीएनए द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, ये आपके नियंत्रित होंगे जो आपका साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है उसके द्वारा। अब आप कहोगे सर साइटोप्लाज्म में कहां से डीएनए आता है, तो साइटोप्लाज्म में डीएनए आता है दोस्तों आपके केंद्रक से और आपके क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। उनमें खुद का डीएनए होता है और वही डीएनए इसमें भाग लेता है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कौन सा है, साइटोप्लाज्मिक जो कॉन्ड्रियल है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से और क्लोरोप्लास्ट से जो डीएनए आता है वो इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। ये मात्र वंशानुगत होता है, यानी कि सिर्फ माता द्वारा ही वंशानुगत होगा। यदि एक मादा प्लांट है उसके द्वारा ही नेक्स्ट प्लांट में आएगा, ठीक है, नर में नहीं आएगा, मादा में ही रहेगा, ठीक है। तो ये उसके द्वारा क्या होता है, आगे बढ़ाया जाता है। साइटोप्लाज्म केवल मां से प्राप्त होता है। नर बंदेता 100% पौधों में पाई जाती है, सभी पौधे नर बंदे रहेंगे इसमें, ठीक है, 50% नहीं, टोटल सभी पौधे। फिर आ गया साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कौन सा हो गया दोस्तों साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब इसमें जो दोनों जीन है वो आपके केंद्रक वाले जीन भी है, आपके साइटोप्लाज्म वाले जीन भी है, दोनों के द्वारा नियंत्रित होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों जीनों के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। नर बंध्यता साइटोप्लाज्मिक रूप में नियंत्रित होती है, लेकिन इसे परमाणु जीन द्वारा बहाल किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि मुख्य रूप से ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन इसे परमाणु जीन द्वारा बहाल का मतलब वापस से लाना हो, ठीक है। वापस से यदि मेल स्टेरिलिटी को हटाना हो तो फिर कौन से जीन काम करेंगे, आपके जो केंद्रक में पाए जाने वाले जो जीन है वो इसको ला सकते हैं, वो इसको बना सकते हैं, ठीक है। यह विधि हाइब्रिड उत्पादन में सबसे अधिक प्रभावी होती है। ध्यान रखना है आपको भी, जो तीनों मेल स्टेरिलिटी है उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी मेल स्टेरिलिटी का उपयोग किया जाता है हाइब्रिड बनाने में, जो आपकी CMSC है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। CGMS ज्वार और बाजरा में इसका उपयोग हो चुका है, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन एग्रीकल्चर में मेल स्टेरिलिटी का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, एक तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, ठीक है, किसमें होगा, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। अभी बताया है कि यदि वो विएबल नहीं रहेंगे, जो आपके परमाणु है वो पोलन ग्रेन्स है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो फिर बाहर से पोलन ग्रेन आएंगे और बाहर से आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन करवा पाते हो। इसके बाद में आता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि पैसे कम खर्च होते हैं। भाई एक एक पौधे में यदि आप इमास्कुलेशन करोगे, मैन्युअली आप इमास्कुलेशन करोगे, मैन्युअल का मतलब इंसान अपने हाथ से पकड़ पकड़ के बीजों के जो ऊपर वाले सेपल्स हैं उनको हटाएंगे, ठीक है, और सिर्फ वर्तिका को ही रहने देंगे, फिर उन पर बेकिंग करेंगे, ठीक है, टेग लगाएंगे। इसका मतलब आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और बाजरे जैसे जवार जैसे पौधे में तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पौधे जो फूल है वो बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो वहां पर इमास्कुलेशन हो ही नहीं पाता है। तो फिर तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि मेल स्टेरिलिटी इंट्रोड्यूस कर दो। उसकी वजह से क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और सिर्फ मादा भाग ही सक्रिय रहेगा, उसमें दूसरे पर जो परागण है वो आएंगे और आसानी से क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हायर यील्ड भी मिलेगी, क्योंकि आफ्टरऑल हो क्या रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, और हाइब्रिड बनेंगे तो अधिक उत्पादन होगा। डिजीज रेजिस्टेंस भी पैदा होती है इसी की वजह से,
ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है कि एबीआर जो लाइन है, एबीआर लाइन है, उसका उपयोग हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कैसे करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बाजरे में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में एबीआर लाइन का यूज बताइए। ठीक है। इसके अलावा आपके कस्टर्ड के लिए कह सकते हैं, ज्वार के लिए कह सकते हैं, किसी भी पौधे के लिए कहा जा सकता है। ठीक है। अब तीनों चीजों को समझना है आपको। पहला तो ए लाइन होती क्या है। ठीक है। ए लाइन का मतलब हो गया ये पौधों की एक लाइन है जिसमें आपके साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। ठीक है। एक लाइन कैसी है जिसमें नर बंध्यता पाई जाएगी और वो भी कौन सी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी रहेगी। ठीक है। जीन होता है जिसमें परागण नहीं बनते हैं। अब ये हो गया इसका जो मादा भाग है वो विएबल है। इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये मादा लाइन है। कैसी लाइन है, मादा वाली लाइन है। ठीक है। अब दूसरी है मेंटेनेंस लाइन। इसमें ए लाइन के नर बंध्यता बनाए रखने के लिए बी लाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बी लाइन उर्वर होगी। यहां पर ध्यान देना है, बी लाइन कैसी होगी, उर्वर होगी। इसमें वही साइटोप्लाज्म होता है जो ए लाइन में होता है। ठीक है। वही साइटोप्लाज्म होता है ए लाइन में होता है, लेकिन अंतर क्या है, वहां पर मेल स्टेरिलिटी पाई जा रही है, यहां पर मेल स्टेरिलिटी नहीं पाई जा रही है। ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें होती है, ये आपके मेंटेनेंस लाइन कहलाती है, बी लाइन है। इसके बाद में आ गई आर लाइन। आर लाइन क्या होती है, तो ये ए लाइन की नर बंध्यता को बहाल करने की लाइन है। यानी कि ये क्या करती है, दोबारा से यदि हमें क्या करना है, मेल स्टेरिलिटी लानी है ए लाइन में, जो मादा वाली लाइन है उसमें दोबारा से मेल स्टेरिलिटी पैदा करनी है, तो उसके लिए फिर ये रीस्टोरर लाइन काम में आती है। ठीक है। तो ये तीसरी लाइन है रीस्टोरर लाइन, जो कि वहां पर इस्तेमाल की जाती है। संकर बीज उत्पादन में आर लाइन का उपयोग ए लाइन के साथ क्रॉस करने के लिए किया जाता है। तो आर लाइन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, ए लाइन के साथ क्रॉस करवाने में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि मेल स्टेरिलिटी मेंटेन रहे। ऐसा बाजरे में भी करते हैं, ऐसा सोरगम में भी करते हैं, ऐसा कास्टर में भी करते हैं। ठीक है। इन सब में ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। अगली बात समझ में, इसके बाद में आ जाती है ब्रीडिंग मेथड फॉर सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। जो आपकी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है उनके लिए ब्रीडिंग मेथड को आपको समझाना है। ठीक है। अभी मैंने क्रॉस पोलिनेशन के लिए यानी कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए बताया था, अब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सेल्फ में भी क्या होगा, सबसे पहले आपको इनलिस्ट करना है। प्योर लाइन थ्योरी इसमें काम में ली जाती है। सबसे बेहतर पौधों का चयन करेंगे, उन्हें अगली पीढ़ी के लिए बोया जाता है, और सभी पौधे एक समान आनुवंशिक गुण रखने वाले होते हैं। ठीक है। तो ये आपके प्योर लाइन थ्योरी होती है, गेहूं और चावल में इस्तेमाल की जाती है। जो स्वपरागित फसलें होती है उनमें इनको काम में लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे मास सिलेक्शन की। मास सिलेक्शन दोनों में ही काम में लिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। मास सिलेक्शन का उपयोग हम सेल्फ में भी करते हैं और क्रॉस पोलिनेटेड में भी करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो समूह है, जो एरिया है, उसमें से बहुत अच्छे अच्छे प्लांट उगाएंगे, उनको नेक्स्ट जनरेशन में उगाएंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे, फिर से उगाएंगे। इस प्रकार की प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसी को हम मास सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है। तो ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में मटर में काम में लेते हैं और क्रॉस में अलग अलग पौधों में काम में लेते हैं। ठीक है। तो ये मास सिलेक्शन हो गया। इसके बाद में आता है पेडिग्री मेथड। तो पेडिग्री में क्या करेंगे, चयनित पौधों की पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैक किया जाता है, उनको देखा जाता है। ठीक है। बेहतर संयोजन वाली संकर किस्में विकसित की जाती है। ठीक है भाई, हम ट्रैक करेंगे यानी कि देखते रहेंगे, जहां पर बेस्ट अच्छी किस्म मिलेगी वहां से उसको जो है बढ़ा देंगे, निकाल लेंगे। बल्क की बात करें तो बल्क मेथड में भी संकर बीजों को एक साथ थोक में उगाया जाता है और चयन देर से किया जाता है। यानी कि बल्क मेथड भी सिंपल मेथड है जिसमें बहुत सारे पौधों को हम क्या करते हैं एक साथ, भाई उनमें सेल्फ पोलिनेटेड होता है लेकिन उनमें हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, उसके बाद में उनको उगाते हैं और ग्रुप में उगाकर ही उनमें से सेलेक्ट करते रहते हैं। तो चयन उनमें से भी चलता रहता है, चयन करके अलग पौधे तैयार किए जाते हैं। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, तो इसकी हम और बात करेंगे। जो म्यूटाजन होते हैं, जो उत्परिवर्तन पैदा करने वाले जो कारक होते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम पौधे में उत्परिवर्तन करवाते हैं। ठीक है। अब वो उत्परिवर्तन जो है आपके, हम कह सकते हैं भाई उपज में भी हो सकता है, वो उत्परिवर्तन आपके कोई रेजिस्टेंस गुण आ जाए उसमें भी हो सकता है। ठीक है। तो ये अनिश्चितता है, लेकिन इस प्रकार के मेथड काम में लिए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि मक्का में और मूंगफली में इसका उदाहरण है। ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए दिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इन चीजों को हम पहले बहुत देख चुके हैं। ठीक है।
जैसे ये जो ड्रॉट रेजिस्टेंस वाला है इसको हमने इतना नहीं देखा था पहले, तो इसको बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें समझ रहे हैं, लेकिन वहां पर हमने पहले जो है सारी चीजें देख रखी थी, इसलिए उनको शॉर्ट में पढ़ा है। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये बातें आप ध्यान रखोगे। देखो ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी प्लांट ब्रीडिंग में कैसे विकसित करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्या होती है, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे कि जो सूखा प्रतिरोध है का तात्पर्य फसलों की उस क्षमता से है जिसके माध्यम से वे जल की कमी वाली परिस्थितियों में विकास उपज बनाए रखने, और यह प्रतिरोध पौधों के विभिन्न अनुकूल पर्यावरण और लक्षणों के कारण होता है। ठीक है, तो जब हम बिना पानी की स्थिति में भी कोई पौधा अपनी उपज बनाए रखता है तो उसमें ड्रॉट रेजिस्टेंस पाया जाता है। सूखा प्रतिरोध के लिए तंत्र यानी कि पौधे में होता क्या है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो पौधा ड्रॉट को एस्केप कर सकता है, उससे बच सकता है। अब बचेगा कैसे, तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए तेजी से वृद्धि और शीघ्र फूल वाले लक्षण विकसित करते हैं, जिससे कि क्या होगा, सूखे से के प्रभाव से बचा जा सके। जैसे आपका बाजरा और ज्वार, इनको देखो, इन फसलों को, ये क्या करती है, फास्ट ग्रोथ करती है, जल्दी से बढ़कर क्या कर देती है, फास्ट ग्रोथ करके ये जो है आपके मुख्य रूप से क्या करती है, जैसे ही सूखा पड़ने वाला होता है उससे पहले ही अपना जीवन कंप्लीट कर लेती है, तो ये एक गुण होता है। दूसरा है ड्रॉट अवॉइडेंस, अवॉइड कैसे करती है, पौधे जल के बेहतर अवशोषण और संरक्षण की क्षमता रखते हैं। ठीक है, पौधे जब पानी मिलेगा तो अच्छा अवशोषण करेंगे, पानी को संरक्षित रखेंगे, और जब सूखे का प्रभाव होगा तो उसमें काम में लेंगे। ठीक है, जड़ें इनकी गहरी होती है, पत्तियां इनकी छोटी होती हैं, ठीक है, आकार में जल की हानि को कम करती है, तो ये सारे इनमें गुण होते हैं। ड्रॉट टॉलरेंस, अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पे फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, ड्रॉट पड़ता रहेगा, सूखा पड़ता रहेगा, फिर भी वो अपनी नेचुरल ग्रोथ करते रहेंगे, उसको हम ड्रॉट टॉलरेंस कहते हैं। पौधों की कोशिकाएं उत्तक जल की कमी सहन करने के लिए विशेष गुण विकसित करती है। प्रोटीन और सोल्यूट का संचय जो जल संतुलन बनाए रखते हैं, कोशिका झिल्ली की स्थिरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार होते हैं पौधे के द्वारा, मैकेनिज्म है ये जो कि उनको बचाते हैं। आगे बात करें तो सूखा प्रतिरोध से जुड़े विभिन्न रूपात्मक और शारीरिक लक्षण, यानी कि पौधा अपने शरीर में क्या चेंज करता है, मोर्फोलॉजी कैसे बनाता है, ठीक है, उस चीज की हम बात करते हैं। इसको पूरा डिटेल में हमने वहां पर भी देखा था, याद करो आप, कहाँ पे, आपका जो ये है ना, जो हमने यूट्यूब पे सॉल्व किया था पेपर, उसमें भी हमने पूरा इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो पेपर भी आप वहां जाकर देख सकते हो, और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गहरी जड़ प्रणाली, पौधे गहरे व्यापक जड़ों का विकास करते हैं जिससे जल के स्रोत तक पहुंच बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में छोटी पत्तियां, पत्ती गिरना, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मान लो बिल्कुल जो है कंडीशन खराब है, पानी बिल्कुल ही नहीं है, तो पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे नॉर्मली आप जो गंवार का पौधा है उसको देखो, गंवार का पौधा थोड़ा सा सूखा पड़ते ही क्या करता है, अपनी नीचे वाली पत्तियों को गिरा देता है। ठीक है, तो वो चीजें होती है। मोम की परत आ जाना, कुछ पौधों के ऊपर जो वैक्स परत है वो आ जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण द्वारा या जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके द्वारा प्रकाश की हानि, वो पानी की हानि कम से कम होती है। बालों वाली पत्तियां, जैसे कि अभी हम कह रहे थे, जो आपका गंवार है उसकी हम बात कर रहे हैं, गंवार की पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे से बाल होते हैं, अब वो बाल क्या करते हैं, वो रंध्रों के ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि रंध्रों से पानी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, ये जो है अलग अलग मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं जो कि वहां पर देखने को मिलते हैं। अभी अभिघात प्रोटीन का उत्पादन, ये प्रोटीन कोशिकाओं को सूखा सहन करने में मदद करती है। इसके अलावा पानी की कुशलता, कम जल का उपयोग करते हुए अधिक बायोमास का उत्पादन करना, स्टोमेटा का बंद होना, सूखे के दौरान पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जो आपके रंध्र हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, ओस्मोनियमेसिस यानी कि ओस्मो रेगुलेशन, कोशिका सोल्यूट का संचय करती है जिससे कि पानी की कमी सहनशील होती है। ठीक है, म्यूटेशन एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो म्यूटेशन क्या होता है और म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। म्यूटेशन एक प्रोसेस है छोटी सी, जिसमें हम ये कहते हैं कि अचानक कोई परिवर्तन होता है जो कि आनुवांशिक हो जाता है। ठीक है, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग का मतलब ये है कि म्यूटेशन का उपयोग करके हम पौधों में जो है इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, उनमें हम काम में ले रहे हैं म्यूटेशन को, उस चीज को हम म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए म्यूटेशन ब्रीडिंग हो गया। ठीक है, ये चीज होती है।
डेफिनेशन क्या है, तो किसी भी जीव के डीएनए या जीन में होने वाला परिवर्तन जो कि पौधों में नई विविधता लाता है और स्थायी हो जाता है, अगली नस्लों में दिखाई देता है। ये या तो स्पॉन्टेनियस होता है यानी कि अचानक दिखाई देगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला, और इंड्यूस यानी कि रासायनिक या भौतिक जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। या तो प्रकृति में अपने आप होता रहेगा लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है, और या फिर हम पैदा करवाएंगे उसको, ठीक है, कुछ एजेंट्स जो है उस पे यूज करेंगे, जैसे आपके केमिकल्स यूज कर लिए, आपके जो रेज हैं वो यूज कर लिए, अलग अलग किरणें होती है वो यूज कर लिए, तो उनसे क्या होगा, ये इंड्यूस होता है, ये पैदा होता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है म्यूटाजन क्या होते हैं, तो म्यूटाजन का मतलब होता है ऐसे पदार्थ या कारक जो म्यूटेशन पैदा करते हैं, क्या करते हैं, म्यूटेशन पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो म्यूटेशन पैदा करने वाले म्यूटाजन कहलाते हैं, ठीक है। ये फिजिकल म्यूटाजन होते हैं और केमिकल म्यूटाजन होते हैं। तो फिजिकल का मतलब हो गया जैसे किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई ये। इसके अलावा केमिकल में आपके सोडियम एजाइड हो गया, ईएमएस हो गया, ये अलग अलग जो है आपके केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फंजीसाइड भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड भी होते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करें तो उत्परिवर्तकों का उपयोग करके नई किस्में विकसित करना, रोग प्रतिरोधकता वाली किस्में, सूखा सहनशील वाली किस्में, उच्च उपज वाली किस्में, ये आपके म्यूटेशन में तैयार की जाती है। यहाँ पर हमने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब आपको ऐसे नहीं उपयोग एक एक लाइन में लिख के आ गए, इनको अच्छे से डिफाइन करके आना है कि रोग प्रतिरोधक किस्में कैसे बनाओगे, सूखा प्रतिरोधक कैसे बनाओगे, उच्च उपज वाली कैसे बनती है, ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन को अच्छे से समझाओगे, ठीक है, इसकी आवृत्ति कितनी है, कितना परसेंट म्यूटेशन आपके काम का है, कितना परसेंट नहीं होता है, ये सारी चीजें आप जो है अच्छे से समझा के आओगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमने डिस्कस की है, ये हमारा गेस्ट पेपर था जिसको हमने बिल्कुल क्लियरली देखा है, ठीक है। यदि आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को इसी प्रकार का कंटेंट पाने के लिए, क्योंकि बेस्ट कंटेंट है, किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, और मान लो क्योंकि बीएससी ऐसा तो है नहीं भाई 1 साल की डिग्री है, आपको अभी जो है कंटिन्यू यहाँ पर पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए अच्छा कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको जो है हमारे ब्राइट एग्रो क्लासेज का जो ऐप है उस पे स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप इसको जो है पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, या मान लो आपको जो है हम कह रहे हैं कि जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यदि सॉल्व करवाने की जरूरत है, तो फिर आप जो है यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे, उन नंबर्स पे आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट करोगे, वो है ना, मैसेज करोगे, अपनी कॉलेज बता देना, अपना ईयर बता देना, और आपकी क्या डिमांड है वो मैसेज करके आप सेंड कर देना, सारी आपकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला पेपर था जिसको हमने डिस्कस किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, गेस्ट पेपर को ही लेकर लौटेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।